क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक को अपने देश में आने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, या आज भी हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य है, लेकिन यह सत्य बात हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में आ नहीं रही है जो रानी के स्वागत में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के जितने बड़े अखबार हैं उनमें से किसी भी अखबार में यह बात नहीं छपी है कि रानी को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हिंदुस्तान में घुसने की अनुमति क्यों मिली और किसने दी। इससे दो ही बातें सिद्ध होती हैं, या तो रानी हिंदुस्तान की नागरिक है और या हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है। और अगर ये दोनों बातें सत्य हैं तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी की बात क्यों कही जाती है फिर? तो वो झूठ है इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद ही नहीं हुए, क्योंकि अगर 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए होते तो आज हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता, और अगर हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता तो रानी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। आपके देश का राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उस देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना पड़ता है। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आपके देश का राष्ट्रपति अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, तो आपके राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं और आपके प्रधानमंत्री के जो अंगरक्षक होते हैं उनसे हथियार रखवा लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर, और अंगरक्षकों को राष्ट्रपति के साथ चलने नहीं दिया जाता। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाए तो राष्ट्रपति के साथ जो फौज जाएगी, जो उनके अंगरक्षक जाएंगे, उनके हथियार वहां एयरपोर्ट पर रखवा लिए जाते हैं और उनको बिना हथियार अपने राष्ट्रपति के साथ जाने की अनुमति मिलती है। कई बार तो अंगरक्षकों को एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और जाने भी नहीं देते। लेकिन ब्रिटेन की महारानी तो अपने साथ पूरे के पूरे अंगरक्षकों को लेकर आई है, उसको तो रोका नहीं गया इस देश में, उसके अंगरक्षकों को तो इस देश में आने की खुली छूट मिली है। बल्कि हिंदुस्तान के सिपाही रानी की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हमने अपने अंगरक्षक भेजे हैं। और जिसने भी टेलीविजन देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो, समाचार देखे हो, पढ़े हो या फोटोग्राफ देखे हो, उसमें बहुत स्पष्ट है कि रानी की रक्षा के लिए जितने अंगरक्षक आए हैं वो सब के सब ब्रिटेन से बुलाए गए। जबकि आपका राष्ट्रपति अगर जाए उनके देश में तो उसको अपने अंगरक्षक ले जाने की परमिशन नहीं है। क्यों? ये दूसरी बात भी यही सिद्ध करती है कि आपके देश की राजनीतिक गुलामी अभी भी बरकरार है। और तीसरी, उससे भी ज्यादा अपमान की बात है जो मेरे कलेजों को इस समय आग की तरह से चुभा रही है। वो अपमान क्या हुआ है? हिंदुस्तान की सरकार ने रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया, और दिल्ली में सरकार का एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय, उसने वो कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो निमंत्रण पत्र बांटे गए, उन निमंत्रण पत्रों में राष्ट्रपति का नाम नीचे है, रानी का नाम ऊपर है। क्यों? हिंदुस्तान की सारी राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाई है जब रानी का नाम ऊपर है और हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नीचे है। और इस देश का राष्ट्रपति इस देश के संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति। सारे राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है वो।
और भारतीय संविधान के अनुसार वो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, पहला व्यक्ति है। तो जो हमारे राष्ट्र का पति है, जो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम नीचे और एक विदेशी का नाम ऊपर, ये कैसे हो गया इस देश में? और इसको मैं भारतीय संविधान का सरासर अपमान मानता हूं। इसको मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सरासर अपमान मानता हूं। और यह अपमान आपकी सरकार ने किया है, क्योंकि वो निमंत्रण कार्ड भारत सरकार ने छपाया है। और अगर उस निमंत्रण कार्ड पर रानी का नाम ऊपर है, राष्ट्रपति का नाम नीचे है, तो यह दुर्घटना कब होती थी? यह दुर्घटना होती थी जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का। और जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का राजा इस देश में आया था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। सन 1911 में आया था वो इस देश में। तो जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया था, तो जॉर्ज पंचम का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान में जो वायसराय था अंग्रेजों का, उसका नाम नीचे था। तो उस जमाने में अगर यह दुर्घटना हुई, तो मैं मानने को तैयार हूं कि 1911 में यह देश ब्रिटेन का गुलाम था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का शासन इस देश पर चलता था। लेकिन आज आजादी के 50 साल में अगर वही दुर्घटना हो रही है, तो कौन सी बात मैं मानूं? या तो यह देश ब्रिटेन का उपनिवेश है, तभी यह संभव हो सकता है कि ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर हो और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे हो। क्योंकि इंग्लैंड में और ब्रिटेन में यह परंपरा है, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम हमेशा रानी के नाम के नीचे होता। और ब्रिटेन में रानी की हैसियत राष्ट्रपति के बराबर की होती है, तो वहां रानी का नाम ऊपर होता है और ब्रिटेन की संसद का जो प्रधानमंत्री होता है उसका नाम नीचे होता है, क्योंकि रानी ब्रिटेन की महारानी है। मेरे देश की तो नहीं है महारानी वो, लेकिन मेरे देश में ये क्यों हो गया? और ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने बाकायदा इसके लिए तर्क दिया है कि हमने ये किया है और जानबूझकर किया है। और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाए हैं, ये संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए हैं हमने। और अगर संविधान का अपमान हो रहा है, तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्यों नहीं पिछले 5 दिन में भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर इशू किया है? क्यों नहीं किया है? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए हैं कि यह खामोशी के साथ देश का अपमान होते हुए देखें, देश के संविधान का अपमान होते हुए देखें? इसलिए हमने बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है। सब खामोशी के साथ मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता खामोश है। किसी भी नेता का बयान नहीं आया है इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बयान नहीं दिया है, इतना बड़ा अपमान हुआ है इस देश का इस सवाल पर। और इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो हम राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय अस्मिता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई बयान नहीं है आज तक। जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते नहीं, उनसे तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन जो हमेशा से अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनकी तरफ से भी तो कोई बयान नहीं आया है। इतना बड़ा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है ये।
और उससे भी बड़ा राष्ट्रीय अपमान उस दिन हुआ जब रानी को दिल्ली में 21 तोपों की सलामी दी गई। हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तब नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, बाकी किसी को नहीं दी जाती। जब कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार उसको